आज हम ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करेंगे कोहोबेशन मेथड। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे हम टर्म क्या लगाएंगे? स्पाइजेरिकल कोहोबेशन मेथड। स्पाइजेरिकल कोहोबेशन मेथड यानी ये स्पेसिफाई करती है दूसरे कोहोबेशन मेथड से। वैसे कोहोबेशन ये पुराने जमाने से चलते हुए आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस और अपडेटेशन जिसने लाया वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डॉक्टर काउंटसीजर मैटिन मैटिन है। तो इस वजह से हम एक स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं स्पाइजेरिकल। ये मेथड का नाम कोहोबेशन यानी वो मेथड जिसके जरिए से स्पाइजेरिक यानी आपके प्लांट का ओडिफोर्स निकाला जा रहा है, उसको हम कहेंगे स्पाइजेरिकल कोहोबेशन मेथड। चलिए हम देखेंगे कैसा ये प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले हम हर्ब्स को यानी जड़ी बूटियों को कलेक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी का अगर रेमेडी बनाना है तो मैंने कल बताया था, ओडी फोर्स अच्छा होना चाहिए। ओडी फोर्स कहाँ से आएगा? उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। तो जो क्वालिटी का प्लांट आपको होना चाहिए, अगर वो क्वालिटी की रेमेडी अगर बनना है तो एनवायरनमेंट अच्छा हो। अब एक पौधा है, नाले में उसने परवरिश पाई, नाले में वो बड़ा। एक पौधा है सी लेवल से ऊपर, अच्छे पहाड़ों में, अच्छी हवा में, उसने वो उसका साइज बड़ा, का वेट बड़ा, जो भी है उसका। तो आप दोनों प्लांट्स में ओडी फोर्स किसका अच्छा रहा है? इसका सर एनवायरनमेंट खराब है, इसका एनवायरनमेंट अच्छा है। इसी तरह अगर वो मेडिसिनल वैल्यू भी उसके अंदर जीरो रही, ठीक है, तो हर्ब्स का नाम वही है, दोनों हर्ब्स है, लेकिन उसके एनवायरनमेंट में की वजह से उसके अंदर टॉक्सिन्स आ गए, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ गए। तो गुड क्वालिटी बनाना है तो गुड एनवायरनमेंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गिव गुड एनवायरनमेंट गिव्स गुड क्वालिटी रेमेडीज। गुड क्वालिटी रेमेडीज गिव गुड रिजल्ट्स टू ट्रीट द पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट को अच्छा करना है तो आपको गुड क्वालिटी रेमेडीज को मेंटेन करना जरूरी। तो क्या है, हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए, दवाई अच्छी होगी तभी तो पेशेंट अच्छा होगा। ठीक है, अब हर्ब्स जो है, कब हम इसको कलेक्ट करेंगे? पूरे साल। ठीक है, जब उसका मौसम होगा जिसके अंदर वो जवान रहेगा, यानी उसके अंदर एनर्जी ओडी फोर्स की पीक पे रहेगी, जब हम उसको कलेक्ट करेंगे। देखिए मैं बताया, फ्रेश एयर होना चाहिए, फ्रेश मोड होना चाहिए। अब क्योंकि हर प्लांट एक जगह नहीं मिलेगा, दूर रहेगा, कहीं 50 किलोमीटर मिलेगा, कोई 10 किलोमीटर में मिलेगा। तो प्लांट्स को आप अपने कलेक्शन यूनिट, जहाँ पे मेडिसिनल बनाते हैं, वहां पर आप 6 घंटे में लाना चाहिए। कि 6 घंटे के बाद क्या होगा वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि उसका मॉइस्चर कम होगा, उसके अंदर उसकी ओडी फोर्स की क्योंकि एयर उसको नहीं लग रहा, अर्थ उसको छिन गया, सनराइज उसके नहीं नहीं गिर रहा उसके ऊपर, तो ये तीनों ना रहने की वजह से उसके अंदर ओडी फोर्स की कमी आती चले जाएगी। अगर आप जितना लेट करेंगे उसके अंदर से ओडी फोर्स को निकालने की, उतना ओडी फोर्स कम होते चले जाएगा। हमें मिनिमम 80% उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है। 100% मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन 80% कंपलसरी। ज्यादातर जो प्लान्स है वो कब? फरवरी टू नवंबर मिलेंगे हर साल, क्योंकि ये पीक पे रहता है। ठीक है, और खासकर इसमें नवंबर फरवरी से मई 15 टू सितंबर 15 ये पीक है, पीक सीजन कहलाएगा मेडिसिन के लिए। और मैंने बताया था कि मेडिसिन जो प्लांट हर्ब्स है वो, जो भी एरिया है, 100% क्वालिटी बनाना है तो 80 to 100% फ्रेश होना चाहिए। और उसका मॉइस्चर, उसकी नमी जो है 20% से कम ना होना चाहिए। ठीक है, वेदर अच्छा हो। ठीक है, गुड कलेक्शन करने वाले भी अच्छा, अच्छे क्वालिटी वाले हो, उनको वो चीज़ मालूम हो, उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, गुड कंडीशन में वो लेबोरेटरी पहुंचे। ऐसा नहीं कि पौधा किधर की है, पत्ता किधर की है, उसका जड़ किधर की है, ये सब चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। फ्रेश प्लांट्स जैसा आपने तोड़ा वैसा ही उसको रखे, उसको
कलेक्शन यूनिट तक आप पहुंचा। अब उसको क्या करेंगे, हाइजीनिक कंडीशन में उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे उसको, वॉश करेंगे, ठीक है, और व्हीकल भी अच्छा हो, पैकिंग भी अच्छी हो, एकदम हाइजीनिक हो। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं मेडिसिन बनाने से पहले। कि मेडिसिन बनाने से पहले ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर क्वालिटी मेडिसिन आप तक नहीं पहुंचेगी। क्वालिटी मेडिसिन आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप पेशेंट को सही मेडिसिन नहीं दे सकते, सही मेडिसिन नहीं देंगे तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रिजल्ट्स नहीं आया तो पेशेंट कहेगा कि भैया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई फायदेमंद नहीं। तो आप प्रैक्टिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेडिसिन से दीजिए, मेडिसिन क्वालिटी। हाँ, जब क्वालिटी मेडिसिन आप तक आ गए, भरोसा आ गया आपके पास, तो अब आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए तो इजीली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन नंबर वन, क्वालिटी रेमेडीज। क्वालिटी रेमेडीज क्या करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में खासकर बता रहा हूँ मैं, अगर गलत रेमेडी भी दे दीजिए आप तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, क्योंकि हर मेडिसिन का बेसिक जो थंब रूल है वह लिम्फ एंड ब्लड को क्यूर करना, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में जाएगी, ब्लड एंड लिम्फ को क्यूर करेगी, और कुछ ना कुछ पेशेंट आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, चाहे वो डिसीज के रिलेटेड ना हो। दूसरे कंडीशन में वो कहेगा डॉक्टर साहब, मैं तो आपके पास पेट की दर्द के लिए दवाई लेके गया था, लेकिन अब मेरा यूरिन भी अच्छा आ रहा है, मेरे जो मैं जो चलता था मुझे थकावट होती थी उसमें भी कमी आ गई। यानी आपने पेट की दर्द की रेमेडी की जगह ऐसी रेमेडी दी जो इसके बारे में आपको मालूमात नहीं, लेकिन बॉडी के अंदर वो गई, जाकर लिम्फ एंड ब्लड को ठीक किया उसने। और क्योंकि ब्लड एंड लिम्फ हर बॉडी के हर ऑर्गन पे कनेक्टेड है, तो उसने उसको क्यूर किया। पेशेंट सेकेंड टाइम 15 डेज के बाद जब भी आपके पास आएगा वो कहेगा कि सर मुझे इतना फायदा हुआ, ऐसा फायदा। तो शुरुआत में मैं भी ऐसे ही पेशेंट को देता था, तो वो ऐसे ही जवाब देते थे कि सर ऐसा हो, और ऐसी बीमारी के लिए आए थे लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये फायदा है आपको क्वालिटी मेडिसिन लेने का। ठीक है। अब हर्ब्स जो है कंपनी तक पहुंच गए। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। हर्ब्स जो है कंपनी तक पहुंच गए। कंपनी में पहुंचने के बाद अब उसको कैसा क्लीन करना, इसकी भी बहुत ज्यादा एहतियाती की जरूरत। फ्रेश वाटर हो, देखिए नंबर वन, और फ्रेश भी हो, क्लीन भी हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन पुराना बासी पानी से आप धो रहे हैं, पहला नंबर ऐसा नहीं। और वाटर एकदम साफ नहीं है, मिट्टी वाला पानी है, तो ये सब चीजें मुश्किल पैदा करेगी रिजल्ट लाने में। क्लीन ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर इज प्रिफर्ड फर्स्ट टू क्लीन द हर्ब्स। तो जो पानी पिए जाता है उस पानी से अगर धोए तो बहुत अच्छा है। हम क्या करते हैं, देखिए घर में भी होता ही है, जब आप कोई भी चीज लाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो चीज इस्तेमाल करने वाली है उस वाटर से हम क्या करते हैं, अपने वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को धोते हैं। हालांकि खाने वाली चीज को खाने वाली पीने वाले पानी से धोना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि उससे और अच्छा क्लीन। ठीक है, तो ये बेहतर है, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। नहीं, वरना अगर प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल टैप वाटर से भी धो सकते हैं, और कंटामिनेशन ना हो कोई भी चीज उससे, ये भी ध्यान रखा जाए। अब यहाँ पर हेवी वाटर बेहतर नहीं, क्योंकि हेवी वाटर के एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, और वाटर के एलिमेंट्स को लेकर, सॉरी, वाटर क्या करेगा, उसके ओडी फोर्स के एलिमेंट्स को बहा देगा, तो इस वजह से हम प्रिफर नहीं करेंगे। और प्लांट्स को बिल्कुल इंसेक्टिसाइड फ्री रहना चाहिए। कि आजकल हम कोई भी चीज खा रहे हैं उस पे इंसेक्टिसाइड्स है, यानी कीटाणु को या इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो पॉइजन यूज करते हैं वो हर प्लांट। ठीक है, इसलिए ये, अगर यही चीज आप मेडिसिनल प्लांट पे करेंगे तो मेडिसिनल प्लांट की क्वालिटी कम हो जाएगी, उसके अंदर वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो इंसेक्टिसाइड्स प्लांट्स पे। ठीक है, तो ये बहुत एहतियाती की जरूरत है। तो हम भी अवॉइड करें इंसेक्टिसाइड्स वाले वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को खाने से परहेज करें, क्योंकि ये
बीमारी आने का बहुत बड़ा जरिया है आजकल। ठीक है। आप अवॉइड करें तो फिर खाए क्या। देखिए, जितना आप, मेरा मानना यह है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी की सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो बनाने के लिए नए नए रास्ते इस्तेमाल करें। ठीक है, मार्केट, लोग, तो आप डिमांड कम कर दीजिए, सप्लाई भी कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो खुद ब खुद सब लोग दुरुस्त हो जाएंगे। तो आप यूटिलाइजेशन, यू हैव टू रिड्यूस द यूटिलाइजेशन, यू हैव टू रिड्यूस, बिकॉज आज बीमारी आने की वजह क्या है? इम्प्रॉपर डाइट इज द मेन रीजन। डाइट आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि बीमारी कहीं दूसरी जगह से तो नहीं आ रही, जो चीज हम खा रहे हैं उसी से बीमारी आ रही। ठीक है, जो सांस ले रहे हैं उसी हवा से बीमारी आ रही, जो पानी हम पी रहे हैं उसी पानी से हमें बीमारी आ रही है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज है जो हमारे बीमारी के जिस्म के अंदर जाकर हमें बीमार करने पर मजबूर कर रही है। तो हमें इस चीजों का अगर एहतियात करेंगे तो हम बहुत कम बीमार होंगे। हाँ, कुछ है नेचुरल वेदर के रिलेटेड बीमारियां, वो तो हर जमाने में थी, हर एरा में थी, हर सेंचुरी में था, तो अभी भी आएंगे वो। जैसे वायरल फीवर है, हर साल एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है जिसमें तकरीबन लोग बीमार होते हैं। वो बॉडी के लिए अच्छा है, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन खामखा साल भर बीमार रहना, ये सोचने पे मजबूर करे इंसान को। ठीक है। तो ये हो रहा क्यों? इंसेक्टिसाइड्स की वजह से। प्लांट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डस्ट, तो डस्ट से भी फ्री होना चाहिए प्लांट। और नो एनी टाइप ऑफ क्लीनिंग मटेरियल्स लाइक डिटर्जेंट एंड एश यूज, यानी इसको ऐसा नहीं कि जाके धोना है, आपको सफाई करना है। कुछ लोग को देखिए, मिट्टी लग जाए, क्या करते हैं, मिट्टी को धो छोड़ने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं जो जल्दी छोड़ दे। और अब देखा होगा आप लोगों ने, आजकल वीडियोस में आ रहा है कि जो फ्रूट्स है उसको शाइनिंग नजर आने के लिए कुछ केमिकल्स में उसको डालकर निकाला जा रहा है, ताकि वो दूर से शाइनी नजर आए और हम अट्रैक्ट हो जाए, हम अट्रैक्ट होकर उसको खरीदें। ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि हमारे लापरवाही की वजह से हम डेकोरेटिव चीज को खरीदना चाह रहे हैं, क्वालिटी चीज को खरीदना नहीं चाह रहे, इस वजह से। तो क्लीनिंग मटेरियल ये अवॉइड करना है, इसको यूज नहीं करना। ठीक है। तो ये बेसिक क्लीनिंग टिप्स है, आप अपने बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं ये चीजें। देखिए, कितना जबरदस्त चीज है, बॉडी पे भी यही चीज अप्लाई करती है। आप ऐसे डिटर्जेंट्स, ऐसे सोप मत यूज करिए जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स हो। कपड़ों के लिए भी यही है। आज हम साफ सफाई के लिए इतने डिटर्जेंट्स यूज करते हैं कपड़ों पर, तो वो क्या कर रहा है, वो डिटर्जेंट्स आपके कपड़ों पे है, कपड़ों से आपके स्किन को अटैच है, स्किन से वो इनहेल कर कर बॉडी में जा रहे हैं वो डिटर्जेंट्स, आ, वो टॉक्सिन्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल अमाउंट होकर आपकी बॉडी के अंदर डिसीज पैदा होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल हो रहे हैं चीज़। तो बॉडी पे अप्लाई करिए इसी को, इसी को आपके रोजमर्रा खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करिए, इसी चीज़ को आप मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करिए। ठीक है। अगर हम कोई कंपनी खोले तो उनके लिए है, वरना तो ये फॉलो अप जो है वो लैब, जो जो भी कंपनी सेलेक्ट होती है वो फॉलो करे, वो जो फॉलो कर रहे हैं उनकी मेडिसिन हम खरीदें। ये भी हमारे हमारे लिए जरूरी है। जो फॉलो नहीं कर रहे तो उनकी मेडिसिन हमें हरगिज खरीदना नहीं। ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट। अब हम, हमारे पास प्लान्स अच्छे हैं, क्वालिटी है, क्वालिटी वाटर है, क्वालिटी क्लीनिंग हो गई, अब सब एवरीथिंग इन क्वालिटी बेसिस। अब क्या करना है? अब देखिए, प्लांट के अंदर तीन चीजें होती है। कितने? तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट के अंदर नंबर वन होता है उसकी रूह, जो ओडी फोर्स कहलाएगी। सेकंड, उसके अंदर उसका वाटर होगा। ठीक है, उसके अंदर लिक्विडिटी होगी, जैसे हमारे अंदर खून है, ब्लड है, लिम्फ है, उसके अंदर भी ब्लड एंड लिम्फ है। थर्ड है उसके अंदर बॉडी, उसकी उसकी सॉलिड पार्ट। एक है उसकी एयर पार्ट, जो हमें नजर नहीं आएंगी, जिसको हम ओडी फोर्स कर रहे हैं। सेकेंड है उसकी लिक्विड पार्ट। थर्ड है उसके सॉलिड पार्ट।
तो हमें तीनों पार्ट्स को लेना है। जब तीनों पार्ट्स लेंगे तो कंप्लीट मेडिसिन बनेगी। तो यही डिफरेंस है पुराने कोहोबेशन प्रोसेस से और न्यू पाइजेरिकल कोहोबेशन प्रोसेस से, जो हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने बताया। क्योंकि प्लांट जो है उसके अंदर ओडी फोर्स है, जिसको हम कहेंगे प्राणवायु, को हम क्या कहेंगे, प्राणवायु। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर उसकी रूह होती है, ओडी फोर्स होती है। इसको हम एक अच्छा इसको कहेंगे वॉलेटाइल कंटेंट्स, तो हम क्या कहेंगे, वॉलेटाइल कंटेंट्स। तो रूह के अंदर वॉलेटाइल कंटेंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे वॉलेटाइल कंटेंट्स को रिपेयर करने के लिए, हमारे प्राणवायु को रिपेयर करने के लिए। इसको हम नाम देंगे सल्फर। वो जो सल्फर है वो सल्फर नहीं, वो सल्फर ए से आएगा, ये सल्फर यू से आएगा। ठीक है। जो एलिमेंट है वो सल्फर है, ये इलेक्ट्रोहोमेopैथी का सल्फर है। मतलब क्या है, प्राणवायु, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर। ठीक है, से फर्स्ट वन। सेकंड वन जो उसका नाम दिया गया लिक्विडिटी पार्ट, उसको हम कहेंगे मेर्क्यूरी। उसकी, ये जो मेर्क्यूरी है वो मेर्क्यूरी नहीं है, ये मेर्क्यूरी बॉडी, सॉरी, लिक्विड पार्ट। नेक्स्ट है साल्ट, जो हमारे यानी प्लांट की सॉलिड पार्ट। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट। तो देखिए अब कैसा हम प्रिपेयर करते हैं तीनों चीज़ों को। एक से, तो कैसा इनका एक्सट्रैक्शन होता है देखिए। सल्फर, प्राणवायु, ये कैसे प्रोसेस करते हैं देखिए। फ्रेश पैंट ले लिए, उसको हम पीसेस में चॉक कर दिए, उसको हम कंटेनर में डाले। जो कंटेनर में डाले उसके जरिए से क्या होगा, एक स्टीम पास होगा। यानी एक जगह वाटर होगा, उसको वाटर को बॉईल किया जाएगा, डिस्टिल वाटर को। वो वाटर का जो स्टीम होगा इस सल्फर से, इस प्लांट के ऊपर से गुजरेगा। गुजरेगा तो इसके वॉलेटाइल जो कंटेंट्स है उसको लेते हुए गुजरेगा। वो एक एरिया में उसको सेव किया जाएगा। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सल्फर। ठीक है। नेक्स्ट है मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट पार्ट बढ़ गया, मतलब जब इसका टाइम प्रोसेस है, हर प्लांट के लिए इतने दिन इतने घंटे ऐसा, 6 घंटे 8 घंटे जैसा भी गुजरेगा, गुजरेगा। ठीक है। तो जब हो गया, अब सल्फर आ गया। अब जो प्लांट था यहाँ पर, ये प्लांट को क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसको रख देंगे। अभी मैं वीडियो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे, निकाल के रख देंगे। इसके अंदर क्या होगा, आपको 17 to 30 31 डेज रखें। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। अब देखिए इसके अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, हाँ, टेम्परेचर क्या रहेगा, 22 to 35 सेंटीग्रेड। उसमें इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने से क्या होगा, सिर्फ ये प्लांट्स, ये प्लांट और इसके अंदर जो लिक्विड जमा होगा वो लिक्विड को बॉईल करेंगे 22 सेंटीग्रेड to 35 सेंटीग्रेड। ठीक है। इसको करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, 17 to 31 डेज के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसको सेपरेट कर लेंगे, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। ठीक है। फिर लिक्विड फॉर्म को फिर हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। लिक्विड फॉर्म को क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, यानी उसको छानते रहेंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट क्या होगा, वो जो जो प्लांट था उसको हम ड्राई करें। ठीक है, ड्राई करेंगे। कितने दिन तक, अकॉर्डिंग टू द प्लांट। ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड आ गया आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए से, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो था सल्फर आ गया, यहाँ पे मेर्क्यूरी आ गया। सल्फर के अंदर वॉलेटाइल कंटेंट्स है, इसके अंदर लिक्विडिटी है। थर्ड जो बन गया, जो ड्राई हम कर रहे हैं सॉलिड पार्ट, उसको हम क्या करेंगे, 600 डिग्री सेंटीग्रेड कंटिन्यूसली देंगे। उसको देकर क्या करेंगे, 7 to 10 डेज। ऐसा देने के बाद क्या होगा, वो कैल्सिफाई बन जाएगा, यानी राख बन जाएगा। ठीक है। करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे। ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस करने से क्या होगा, वो पूरे पार्ट्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब हमारे पास सल्फर आ गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट मर्क्यूरी आ गया, थर्ड पार्ट साल्ट आ गया। इन तीनों को मिक्स करेंगे एक ही प्लांट का। ठीक है, मिक्स करके फिर इसको हम क्या करेंगे,
डिस्टिलेशन प्रोसेस करें। डिस्टिलेशन मतलब और उसके अंदर लिक्विडिटी, तीनों को मिक्स करने के लिए। ठीक है, ये जो हमारे पास आ गया, तीनों मिक्स करने के बाद सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट, इसको हम कहेंगे स्पाइजेरिक एसेंस, या इसको क्रूड एसेंस कहेंगे। स्पाइजेरिक एसेंस या क्रूड एसेंस कहेंगे, या इसका और एक नाम D1 भी है। इसका और एक नाम क्या है? D1, स्पाइजेरिक एसेंस, क्रूड एसेंस और D1। ठीक है, तो ये आपके पास कंपनी की, आपके पास नहीं आएंगे बल्कि कंपनी बना के अपने पास रखेंगे। D1। ठीक है, D1 से D2 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे फिर हम डाइल्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको, स्पाइजरिक एसेंस, क्रूड एसेंस, D1, ये नाम याद रखिए। जो सल्फर आपने निकाला था फर्स्ट, का कलर लाइक वाटर होगा, टेस्ट लाइक वाटर होगा, कुछ खटास रहेगी उसके अंदर। जो मेर्क्यूरी है वो आपने निकाला, उसका कलर ब्राउन होगा। जब आप डिस्टिलेशन करते जाएंगे तो वाटर ही बनेगा, या फिर कुछ रेती, यानी लाइट ब्राउन दिखेगा। टेस्ट आप देखेंगे तो कुछ प्लांट्स कड़वे होंगे, कुछ प्लांट्स खट्टे होंगे, कुछ बिटर्स और दोनों मिक्स रहेंगे। ठीक है, साल्ट इसका वाइट, मैंने बताया था ना, राख के जैसा होगा, तो इसका बहुत टेस्टलेस होगा। कलर तो लाइट सिल्वर कलर होगा। ठीक है, तो देख, फर्स्ट स्टेप हमने बनाया, सल्फर को निकाला, सेकंड स्टेप मर्क्यूरी को निकाला, थर्ड स्टेप साल्ट को निकाला, फिर तीनों को प्रोसेसिंग किया, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ गैस्टेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गैस्टेशन, इससे बना हमारा स्पाइजेरिक एसेंस। स्पाइजेरिक एसेंस, या फिर स्पाइजेरिक एसेंस, या क्रूड एसेंस, या फिर D1, तीनों भी नाम आपको याद रखना है। तो कैसा बना, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए आइए एक वीडियो देख लेते हैं। तो ये देखिए कैसा बन रहा है। ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट पार्ट है सल्फर का, यहाँ पे सल्फर का पार्ट है, देखिए ये सल्फर। यहाँ पे आपने अ, फिर से मैं आपको प्ले करूंगा इसको। ये देखिए, ये जो है आपका जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो मर्क्यूरी है, वो यहाँ पे डिस्टिलेशन किया जा रहा है। प्लांट्स को इसको निकाल दिए, निकाल के फिर उसको ड्राई शेड में डाल दिए सूखने के लिए। यहाँ पे जो है फर्मेंटेशन के बाद जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। ये फर्स्ट पार्ट है प्लीज। ये देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे डिस्टिल वाटर है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे आपका सल्फर आ रहा है। देखिए यहाँ से होते हुए ये जो स्टीम है, स्टीम इसके ऊपर से गुजरेगा, गुजरने के बाद यहाँ से कलेक्ट होकर यहाँ पे आगे कलेक्टिंग ट्यूब में आके जमा हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका सल्फर। वो पहला प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाएगा मेर्क्यूरी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बॉयल हो रहा, बॉयल होकर यहाँ पे डिस्टिलेशन के जरिए से यहाँ पे हम जमा कर रहे हैं, तो दोनों का कलर भी वाइट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपने देखा। और तीसरा जो है साल्ट बनने का है। ठीक है, साल्ट जो है आपका, वो मैंने बताया कि वो आपको विथ हीट, हीट देके आपको बनाया जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है कितना टेम्परेचर, 600 डिग्री सेल्सियस की मशीन होगी। उस प्लांट को उसमें अंदर रखा जाएगा, ट्रे में डाल के छोड़ दिया जाएगा 6 से 10 दिन, या बीच बीच में उसको थोड़ा बंद करेंगे ताकि मशीन को थोड़ा रिलैक्सेशन। उसकी बेसिस पे आप, वो आखिरी में जो निकलेगा उसको हम मर्क्यूरी साल्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आज कोहबेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।